स्वागत है बच्चों। टीचर्स एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम जो यहाँ पे क्लास लेकर आए हैं वो है पॉलिटी की पहली क्लास, संविधान का विकास। तो थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं। संविधान का विकास क्रम। देखिए, संविधान का विकास क्रम का मतलब यह है कि संविधान जो आज का हमारे पास है वो कैसे धीरे धीरे इस फेज में आकर डेवलप हुआ। ये संविधान जो आज हम संविधान देखते हैं, इसने एक बहुत लंबी प्रक्रिया धीरे धीरे पूर्ण करके यहाँ तक पहुँचा। आपको पता होगा कि हम पर ब्रिटिशर्स का राज था, अंग्रेज हम पर शासन किया करते थे और उन्होंने ये अपने कार्यकाल के दौरान कुछ ऐसे नियम कानून बनाए जो संविधान को यहाँ तक पहुँचाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करते हैं। इसीलिए इसे उस का को कहा जाता है संविधान का विकास। देखिए, संविधान के विकास को जानने से पहले हम थोड़ा सा इतिहास के बारे में जानेंगे, क्योंकि इतिहास के बिना अगर हम हिस्ट्री को नहीं जानेंगे तो आगे की चीज़ें हमें समझ में नहीं आएंगी। तो थोड़ा सा प्रयास करिए यहाँ समझने का। आपको पता होगा कि हमारे यहाँ जो कंपनी आई थी, ईस्ट इंडिया कंपनी, जिस कंपनी ने हम पे शासन किया उस कंपनी का नाम था ईस्ट इंडिया कंपनी। बात है सन 1600 में जो कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी, इस कंपनी को जो ब्रिटेन की महारानी थी उनसे आज्ञा पत्र मिलता है कि आप पूर्व की ओर जाकर व्यापार कर सकते हैं 15 साल के लिए। पूर्व की ओर, पूर्व से व्यापार करने की अनुमति मिल गई। अनुमति मिली, इससे मिली ब्रिटेन की महारानी से। यहां एक चीज ध्यान दीजिए, ये जो कंपनी है ये एक व्यापारिक कंपनी है, ये व्यापार करने के लिए आ रही है। ये एक व्यापारिक कंपनी है जो भारत को में व्यापार करने आ रही है, पूरब में व्यापार करने आ रही है। तो जब ये कंपनी भारत आती है व्यापार करने के लिए और बहुत सी जगह पर अपने अपने कारखाने लगाते हैं और व्यापार करते हैं, मगर ये व्यापार के साथ साथ एक काम और करती है। ये भारत के जो राजा महाराजा थे, रजवाड़े थे, जो नवाब थे, उनके आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करती है। तो जब ये धीरे धीरे अपना साम्राज्य भी बढ़ाती है। यहाँ पे समझने वाली बात है कि 1600 में जो कंपनी बनी, वो कंपनी को जो ब्रिटेन की महारानी थी उनसे आज्ञा पत्र मिला कि आप पूरब की ओर जाकर व्यापार कर सकते हैं। ये कंपनी भारत आके व्यापार करती है, लेकिन यहाँ पे देखिए कंपनी ने हम पर शासन किया। कंपनी ने हम पे शासन, एक कंपनी जो व्यापार करने के लिए भारत आती है वो भारत के पर राज करने लगती है और अंत में जाकर पूरे भारत को अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेती है। ये कैसे संभव हुआ? सबसे बड़ी बात है संभव कैसे हुआ। तो संभव क्या, ये की बात करते हैं कि 1600 में जो कंपनी बनी, उस कंपनी ने क्या किया, व्यापार के यहाँ पे दूसरी जो हमारी महत्वपूर्ण है वो है सन 1757। सन 1757 जो 1600 में कंपनी बनी थी, उस कंपनी ने सबसे महत्वपूर्ण जो कदम अपना तय किया, पड़ाव, वो था सन 1757 का। इस समय में क्या हुआ, बैटल ऑफ प्लासी हुआ, प्लासी का युद्ध हुआ। ये युद्ध भारतीय इतिहास में सबसे महत्वपूर्ण युद्ध माना जाता है। इसका रीजन ये है कि इसी युद्ध ने अंग्रेजों को, जो कंपनी आई थी, उसे भारत में पैर जमाने में बहुत महत्वपूर्ण योगदान दिया। जो बैटल ऑफ प्लासी था, प्लासी का युद्ध था, वह हुआ बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच हुआ। इस युद्ध का जो परिणाम था वो ये था कि जो बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला था वो हार जाता है, ये हार जाता है, और अंग्रेज जो थे वो जीत जाते हैं।
अब देखिए इस युद्ध के बाद परिवर्तित क्या हुआ। इस युद्ध के बाद सबसे बड़ा जो चेंज आया वो ये आया कि अंग्रेज जो थे उन्होंने क्या किया, जो बंगाल था उसके नवाब को बनाने का अधिकार, मतलब क्या है कि उनकी जो इच्छा होती थी वही नवाब बनता था। जब ये युद्ध समाप्त हुआ और नवाब जो सिराजुद्दौला बंगाल का नवाब था वो युद्ध हार गया और बाद में उसे मार दिया गया, उसके बाद अंग्रेजों के पास जो अधिकार है, सबसे महत्वपूर्ण अधिकार, कि वे बंगाल के नवाब को अपनी इच्छानुसार बैठा सकते थे। जैसे बंगाल का जब प्लासी का युद्ध हो रहा था तो जो बंगाल के नवाब थे सिराजुद्दौला, इनका जो एक सेनापति था मीर जाफर ने इनके साथ धोखा किया और अंग्रेजों से मिल गया। बदले में अंग्रेजों ने उसे बंगाल का नवाब बना दिया और मीर जाफर ने बदले में अंग्रेजों को बहुत उपहार दिए। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को बनाया। अब मीर जाफर भी जब उनकी सारी जो डिमांड थी उन्हें पूरा नहीं कर पाया तो इसने अंग्रेजों ने मीर जाफर को हटाकर मीर कासिम को बनाया। और समय के साथ साथ जब मीर कासिम भी उनकी सारी इच्छाओं को नहीं पूर्ण कर पाया और वो एक विद्रोह की कंडीशन में पहुंच गया, तब अंग्रेजों को लगा कि ये बंदा विद्रोह कर सकता है, इसीलिए उन्होंने क्या किया, मीर कासिम को हटाकर दोबारा मीर जाफर को बनाया। तो यहाँ पे हम बैटल ऑफ प्लासी को उस वे में देख सकते हैं कि अंग्रेजों ने क्या किया, बंगाल के नवाब को बनाना और उसे हटाना, ये काम बहुत किया। यहां पे इस युद्ध ने कई हद तक अंग्रेजों को ये पावर दे दी थी। तो जब अंग्रेजों को ये पावर मिली, मीर जाफर को बनाया, जब मीर जाफर भी उनकी सारी डिमांड्स नहीं पूरी कर पाया तो मीर जाफर को हटा के फिर मीर कासिम को बनाया। जब मीर कासिम थोड़ा सा विद्रोह की फॉर्म में पहुंचा तो उसे हटाकर पुनः मीर जाफर को बना दिया। लेकिन मीर कासिम जो बंगाल से हटाया हुआ नवाब था, वो क्या करता है, वो बंगाल से भागता है और पहुंचता कहाँ है, अवध के क्षेत्र में। और अवध के नवाब और मुगल बादशाह जो बहुत मुगल सत्ता सन 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद धीरे धीरे कमजोर होने लगी थी। जो मुगल सत्ता कमजोर हो रही थी उसका मुगल बादशाह जो था वो अवध में था उस वक्त। तो अवध के नवाब सिराजुद्दौला, मुगल बादशाह और मीर कासिम, इन तीनों ने मिलकर एक प्लानिंग की और उसके तहत कहा कि हम अंग्रेजों से युद्ध लड़ेंगे। समझ में आ रही मेरी बात को? देखिए पहले तो बैटल ऑफ प्लासी हो गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद जो अगला पड़ाव आता है वो आता है बैटल ऑफ बक्सर का, बक्सर की लड़ाई। तो सन 1757 के बाद जो अगली लड़ाई हुई वो हुई 1764 में बक्सर की। बक्सर की लड़ाई, देखिए बक्सर की लड़ाई भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये दो वॉर जो हैं, बैटल ऑफ प्लासी एंड बैटल ऑफ बक्सर, प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध भारतीय इतिहास में बहुत महत्वपूर्ण माने गए हैं। इसका रीजन ये है कि इन दोनों ने अंग्रेजों को, जो हमारे यहाँ व्यापार करने आए थे, उन लोगों ने क्या किया, हमारे यहाँ पर एक तरह से शासन व्यवस्था को अपनी बना लिया। तो बक्सर की जब लड़ाई हुई तो बक्सर की लड़ाई में क्या हुआ कि जो तीन सेनाएं थी हमारे इनके पास, अवध के नवाब, मीर कासिम, मुगल बादशाह, इन तीनों की सेनाएं ने मिलकर अंग्रेजों से युद्ध किया और ये तीनों हार गए। जब ये तीनों हार गए तो यहां पर एक दूसरा शक्ति, पहली शक्ति तो यहां मिल ही गई थी एक तरह से कि हाँ भाई नवाब बना सकते हैं, दूसरी शक्ति ने ये मिली कि इनको दीवानी मिल गई। दीवानी का अधिकार होता है मतलब राजस्व प्राप्त का अधिकार। देखिए इनको दीवानी का अधिकार मिला। दीवानी 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ। बक्सर का युद्ध 1764 में हो रहा है, ठीक है। बक्सर युद्ध में जो अंग्रेज थे किसके किसके बीच में हुआ, मुगल
बादशाह, अवध का नवाब और मीर कासिम, इनके बीच में हुआ अंग्रेज। इस युद्ध का परिणाम यह हुआ कि ये तीनों की जो सेना थी वो हार गई और अंग्रेज जीत गए। और इन्होंने क्या किया, 1765 में इलाहाबाद की संधि की। 1765 में जो इलाहाबाद की संधि की गई थी बैटल ऑफ बक्सर के बाद में, उस संधि का परिणाम यह हुआ कि जो अंग्रेज थे उनको बंगाल, बिहार और उड़ीसा, इन तीनों की दीवानी मिल गई। दीवानी का मतलब होता है अधिकार किसका, राजस्व का, राजस्व, दीवानी का अधिकार मिला। दीवानी का अधिकार मतलब राजस्व। अब देखिए, दीवानी का अधिकार मतलब आपको राजस्व वसूलने का अधिकार मिला। जो पैसा है, धन है, जो आप वहां से वसूलेंगे वो किसके पास जा रहा है, अंग्रेजों के पास। तो यहां पर अंग्रेज वास्तविक रूप से उस बंगाल का नियंत्रण करने लगे। तो आप ये चीज ध्यान दीजिए कि एक कंपनी थी, मतलब एक सोचिए, एक कंपनी जो 1600 में ब्रिटेन की महारानी से एक आज्ञा पत्र लेती है। 1600 में आज्ञा पत्र मिलता है इसे, कहां के लिए, पूर्व में व्यापार के लिए, पूर्व में व्यापार के लिए से आज्ञा पत्र में। और यह कंपनी जो भारत में क्या करती है, व्यापार करती, ये पूरी तरीके से एक व्यापारिक कंपनी है जो व्यापार करने भारत आती है। और 1757 के प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी का युद्ध लड़ा, इसके बाद उन्होंने क्या किया, अगला युद्ध लड़ा 1764 में बक्सर, और 1765 में इलाहाबाद की संधि। देखिए, जो कंपनी व्यापार करने आ रही थी, जो कंपनी व्यापार कर रही थी, वो कंपनी व्यापार के साथ साथ इस पूरे टाइम पीरियड में व्यापार के साथ साथ राजनीति में भी आ गई। मतलब वो एक पॉलिटिकल पावर के रूप में भी उभर रही थी। बात समझिए, जो यहां कंपनी व्यापार करने आई थी, वो कंपनी अब व्यापार के साथ साथ पॉलिटिकल पावर भी बन जाती है इन दोनों युद्धों के बाद। अब कंपनी के पास व्यापार भी है और वो पॉलिटिकल पावर भी है, तो वो बंगाल में अपना वही प्रशासन कर रही है। 1765 की जो संधि हुई, इलाहाबाद की संधि, इस संधि में उसे दो अधिकार मिले। एक वो अधिकार मिला, क्या मिला, पहला उसको अधिकार मिला कि आपको बिहार, बंगाल और उड़ीसा की दीवानी मिलेगी। दीवानी मतलब आप राजस्व को वसूल सकते हैं। जो राजस्व कभी नवाब वसूला करता था, नवाब द्वारा नियुक्त दीवान वसूला करता था, अब वो अधिकार कंपनी के द्वारा नियुक्त किया गया दीवान वसूलता है, और वो सारा पैसा कंपनी के पास है। अब ये काम चलता कहां से रहा, 1765 से लेकर सन 1772। इसे कहा जाता है द्वैध शासन। द्वैध शासन, द्वैध शासन का मतलब होता है कि राजस्व का अधिकार तो कंपनी के पास है और प्रशासन कौन देख रहा है, नवाब। तो ये दो अधिकार वहां पर उनको भाई मिल गए। अब एक चीज समझिए यहां पर कि जब किसी व्यक्ति को किसी से पैसे वसूलने का अधिकार मिल जाए, परंतु उसकी कोई उस व्यक्ति के प्रति जिम्मेदारी ना हो, तो वो निरंकुश हो जाता है। निरंकुश का मतलब है कि बस उसका सिर्फ एक काम है, कैसे भी करके राजस्व को वसूलिए।
तो कंपनी का भी यही था कि कंपनी को ये पता था कि भाई उनको उनकी जनता, भारत की जनता, जो बंगाल की जनता थी, उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं थी। उसका सिर्फ एक काम था, अधिक से अधिक मात्रा में आपको राजस्व वसूलना है, और वही काम कंपनी ने यहां पे किया। इससे स्थिति क्या उत्पन्न है, ये जो इम्पैक्ट अभी आपको दिखाई पड़ रहे हैं, ये आगे जाके 1857 की क्रांति में निकलते जाके अंग्रेजों ने जो अत्याचार किए, कंपनी ने जो अत्याचार किए, उसका परिणाम उन्हें भुगतना पड़ा 1857 की क्रांति में। भाई किसान से आप, जो वहां की बंगाल की जनता है, उससे आप लगातार धन ले रहे हैं, लगातार धन ले रहे हैं, और उसके प्रति कोई जिम्मेदारी नहीं है, तो जनता में बहुत ही गरीबी आ गई, जनता प्रताड़ित होने लगी, और ये बहुत समय तक चलता रहा। पैसा लगातार वसूला जा रहा था, निकाल यहाँ से वसूलने के बाद पैसा विदेशों में भी जाता, वो ब्रिटेन में भी जाता रहा, और कंपनी के लोग अपने पास भी रखते रहे। ये चलता रहा सन 1772 तक की। तो आप यहाँ पे दो चीजें देखिए, एक कंपनी जो व्यापारिक कंपनी थी, अब वो व्यापारिक के साथ साथ राजनीतिक भी हो गई। बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी जो व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आती है, और 1757 के और 1764 के और 1765 के बाद, वो इस टाइम पीरियड के दौरान और उसके बाद वो व्यापारिक होने के साथ साथ राजनीतिक काम भी कर रही है। और जैसे ही राजनीतिक काम यहाँ पर आता है, और वहीं से हमारा काम स्टार्ट होता है संविधान का विकास, वहीं से हमारा काम स्टार्ट होता है संविधान का विकास। क्योंकि व्यापार तो उनका अब कर ही रहे थे, व्यापार करने आए थे, लेकिन राजनीतिक काम करने लगे। तो अब यहाँ समझिए कि बंगाल में सन 1765 से सन 1772 तक द्वैध शासन लगा रहा, ड्यूअल सिस्टम। ड्यूअल सिस्टम का मतलब है कि प्रशासन तो जो नवाब था, जिसको अंग्रेज बैठा, मैंने बताया ना आपको कि सन 1757 के बाद अंग्रेजों को एक अधिकार मिल गया। क्या मिल गया? कि बंगाल के नवाब को अपने अनुसार बैठा सकते हैं। बंगाल के नवाब को अपने अनुसार तो बैठा सकते हैं। तो भाई यहाँ पे द्वैध शासन लगाना आसान है। द्वैध शासन का मतलब यह है कि भाई राजस्व तो हम वसूल रहे हैं, राजस्व हम वसूल रहे हैं, लेकिन जो प्रशासन है, शासन है, वो करने का अधिकार किसको दिया गया? वो था वहां का नवाब। ये 1772 तक ऐसे ही चलता रहा। लेकिन इस दौरान हुआ क्या? इस दौरान आप समझिए हुआ क्या, क्यों कंपनी को के लिए नए नए कानून लाने पड़े। क्यों लाने पड़े कानून? भाई संवैधानिक विकास तो कानून थे, वो कानून लाने क्यों पड़े? वो ब्रिटेन को कानून लाने पड़े भारत के लिए, क्यों? उसका रीजन ये है, देखिए इसको, टाइमलाइन को ध्यान से देखिए। सन 1765, इस सन में क्या मैंने बताया था अभी आपको? इलाहाबाद की संधि हुई, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद। अब इस संधि में क्या हुआ? अंग्रेजों को क्या मिला इस संधि में? दीवानी अधिकार। दीवानी अधिकार, दीवानी का अधिकार का मतलब क्या है? आपको राजस्व वसूलना है। राजस्व मतलब धन, जितना आप वसूल सकते हो आप वसूल लो, जितना आप शोषण करके, आप जितना कहते ना निचोड़ना। भारत एक सोने की चिड़िया कही जाती थी। भारत सोने की चिड़िया क्यों? बंगाल जो प्रांत था वो बहुत समृद्ध प्रांत था। मुगलों के टाइम से बंगाल बहुत समृद्ध प्रांत था, और बंगाल पे अंग्रेजों की नज़र शुरू से थी। और जब ये मौका इनको मिला तो उन्होंने बिल्कुल बंगाल को निचोड़ना शुरू कर दिया, बिल्कुल निचोड़ना शुरू कर दिया। एक कहा जाता है कि बंगाल या भारत से पैसे को सोख कर लंदन में जाकर निचोड़ दिया जाता था। तो ये काम यहाँ चलता रहा। अब राजस्व वसूलने, लेकिन यहाँ एक चीज और है, यहाँ एक चीज ये है कि राजस्व तो वसूल रहे थे, लेकिन खेल क्या हो रहा था? कंपनी ब्रिटेन की थी, इंग्लैंड, लेकिन एम्प्लॉय कहाँ का था? वो तो कंपनी का भारत में था। और एम्प्लॉय के अंदर जब नियंत्रण नहीं होता है, आप किसी भी संस्था में, कंपनी में जब नियंत्रण नहीं होगा, तो वो कंपनी के प्रति ईमानदार ना रहकर वो अपने स्वयं के जो कार्य हैं, जो अपने इच्छाएं हैं, उन्हें पूर्ति करने के लिए काम करने लगा।
वही काम यहाँ पे किया। क्या किया कि जब ये अधिकार मिले भाई, राजस्व बहुत अधिक मात्रा में वसूला गया, तो क्या हुआ, कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ा। जो कंपनी का एम्प्लॉय था उसने चरम सीमा पर भ्रष्टाचार किया, राजा महाराजाओं से उपहार लेना शुरू किया। इससे रीजन क्या हुआ, इससे हुआ क्या कि जो कंपनी थी वो तो दिवालिया हो गई, क्योंकि भाई राजस्व आ रहा है, नहीं मतलब कर राजस्व तो आ रहा है, लेकिन राजस्व कंपनी के पास नहीं जा रहा है। वो जो कंपनी के एम्प्लॉय वहां काम कर रहे थे वो अपने निजी स्वार्थ को पूरा करने के लिए अपने पास रख रहे थे, वो राजा महाराजाओं से उपहार लेते थे। तो कंपनी में भ्रष्टाचार था वो चरम सीमा पे पहुंच गया और कंपनी दिवालिया आने की कंडीशन में पहुंच गई। दूसरा था कि जो भारत से जो पैसा लिया जा रहा था, जो भारत के राजस्व वसूला जा रहा था, उससे जो कंपनी के एम्प्लॉय वापस इंग्लैंड जाते थे वो सरकार पे एक दबाव की तरह काम करने लगे थे। इस चीज को ध्यान में रखते हुए कंपनी को रेगुलेट करने की प्लानिंग की गई कि कंपनी को हमें भाई नियंत्रित करना। अगर ऐसे नियंत्रित नहीं करेंगे तो कंपनी भारत में तो आतंक मचाएगी और ब्रिटेन में भी मचा देगी, क्योंकि भाई देखिए धन है जिसके पास अधिक मात्रा में वो कुछ भी कर सकता है। तो जब ये हुआ कि कंपनी में भाई भ्रष्टाचार है, कोई भी नियंत्रण नहीं, तब नियंत्रण किया गया और नियंत्रण करने का जो पहला पड़ाव था उसे ही कहा गया रेगुलेटिंग एक्ट। जब कंपनी को नियंत्रण करना प्रारंभ किया गया और उस नियंत्रण करने के प्रारंभ के बाद जो समय समय पर ब्रिटेन की संसद के द्वारा नियम कानून बनाए गए, उन्हीं को हम संवैधानिक विकास क्रम कहते हैं, या संविधान का विकास क्रम कहते हैं, या संविधान का इतिहास कहते हैं। तो समझिए, यहाँ पे मैंने आपको बताया एक हिस्ट्री के बारे में कि क्यों बनाना पड़ा रेगुलेटिंग एक्ट, क्यों नियम बनाने पड़े। तो सबसे पहला जो भाई एक्ट आया हमारा, वो आया सन 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। इसका मतलब यह था कि कंपनी को रेगुलेट करना है, और इस एक्ट के बाद समय समय पर एक्ट निकलते चले गए, नियम बनते चले गए, और ये नियम बने कहाँ तक, सन 1947 तक, जिसे भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कहा जाता है। तो यहां बात समझिए, इसको हम दो टुकड़ों में पढ़ते हैं। देखिए, सन 1773 से लेकर सन 1857 और 1858 से लेकर 1947, सन 1773 से लेकर 1857 तक जो शासन चला भारत पे, उसे कहा गया कंपनी का शासन, और 58 से लेकर 1947 तक जो शासन चला उसे कहा गया ताज का शासन। मेरी बात समझ में आ रही है? यहां से जो यहां तक का शासन किया गया उसे कंपनी का शासन बोला गया, और 58 से 47 तक जो शासन किया गया उसे क्या बोला गया, ताज का शासन। तो हम अब अपने जो टॉपिक है उस टॉपिक पर आते हैं। उस टॉपिक का नाम क्या है, संवैधानिक विकास के पहले रेगुलेटिंग एक्ट पर जाते हैं। रेगुलेटिंग एक्ट सन 1773। रेगुलेटिंग मतलब, रेगुलेट करना मतलब नियंत्रित करना। मैंने बताया, देखिए कंपनी जब हमारे देश में व्यापार करने आई और बाद में पॉलिटिकल पावर के रूप में ही बन गई और बहुत राजस्व वसूला, लेकिन भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे था, बहुत भ्रष्टाचार हुआ, और जिसका नुकसान कंपनी और ब्रिटेन को दोनों को हो रहा था। तो ब्रिटेन की जो संसद थी उसने सोचा कि कंपनी को रेगुलेट करेंगे, क्योंकि कंपनी की कोई जवाबदेही नहीं थी। वो भारत में क्या चल रहा है उनको वहां बताना ही नहीं होता था, कितना धन वसूला उन्हें कुछ भी नहीं बताना होता था।
तो ना ही कितना धन मैंने वसूला, क्या किया भारत में, कहाँ लड़ाई लड़ ली, किसके साथ संधि की, कुछ नहीं बताना, मतलब कोई नियंत्रण नहीं था। और इसका जो परिणाम यह निकला कि कंपनी के जो एम्प्लॉय थे बहुत अमीर हो गए। जब भाई आपको किसी चीज़ का हिसाब ही नहीं देना है, जब हिसाब नहीं देना तो मतलब नहीं बनता कि हम 10 रुपये वसूल रहे हैं और बता रहे 1 रुपये और बाकी 9 रुपये अपनी जेब में रख रहे हैं, यही चलता रहा वहाँ पे। तो कंपनी में भ्रष्टाचार बढ़ा, कंपनी दिवालिया होने लगी, लेकिन एम्प्लॉय बहुत अमीर हो गए। जिसके एम्प्लॉय थे वो बहुत अमीर होकर ब्रिटेन लौटते थे आराम से, यहाँ से पूरा पैसा भर के ब्रिटेन लौटते थे। तो जब ये कंपनी सरकार को इस बात की भनक लगी तो एक गुप्त कमेटी बनी, और गुप्त कमेटी बनने के बाद उस कमेटी ने रिकमेंड किया भाई कंपनी को रेगुलेट करो वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए ब्रिटेन की संसद ने पहला एक्ट रेगुलेटिंग एंड सन 1773 निकाला। अब आपको बात समझ में आ रही कैसे, क्यों आपको इस चीज को समझ में आया कि भाई ये रेगुलेटिंग एक्ट क्यों लाए, समझ में आ रहा कि लाए क्यों, पूरी कंपनी को नियंत्रण, और कंपनी को नियंत्रण में क्यों लाना था, क्यों उसे नियंत्रित कर रहा था। मैंने बताया ना कंपनी में भ्रष्टाचार बहुत चरम सीमा पे आ चुका था। तो भाई रेगुलेटिंग एक्ट आ गया। अब इस एक्ट के बारे में जानेंगे। तो जानने से पहले ये एक्ट 2 जगह लागू हुआ। लागू कैसे, एक तो आप इस चीज को समझिए, कंपनी कहाँ की थी, कंपनी थी इंग्लैंड की, और काम कहाँ कर रही थी कंपनी, काम कर रही थी भारत में। तो ये जो एक्ट बनेगा, और हमें क्या करना है, हमें क्या करना, कंपनी को रेगुलेट करना है। तो जब कंपनी को रेगुलेट करने की बात आएगी तो कंपनी को रेगुलेट करने के लिए हम भारत में भी रेगुलेट करेंगे और इंग्लैंड में भी रेगुलेट करेंगे। तो समझिए कंपनी जो थी उसका एक गवर्निंग बॉडी थी जिसको निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कहा जाता था। ये कहां पे था, ये इंग्लैंड में था भाई, ये इंग्लैंड में था। यहां पे ये निदेशक मंडल किसका था, कंपनी को की गवर्नर बॉडी थी, कंपनी की थी ये, और इसमें 24 सदस्य थे। यही जो निदेशक मंडल कंपनी को गवर्न करता था, कंपनी को चलाता था, ये इंग्लैंड में। तो जब रेगुलेटिंग एक्ट इस पे लागू किया तो इस एक्ट ने क्या कहा कि भाई जो कंपनी है, और इस कंपनी का जो कार्यकाल था 1 वर्ष था पहले, इसको बढ़ा दिया गया। कंपनी का कार्यकाल जो था इसको बढ़ा के 5 वर्ष किया गया, ठीक कर दिया। अब दूसरी बात थी कि जो इसके सदस्य थे कंपनी के, जो इनको क्या किया गया कि भाई इसके जो सदस्य हैं 24, इसमें से कुछ सदस्य प्रत्येक वर्ष अवकाश ले लेंगे, रिटायर हो जाएंगे भाई। और अगला आया कि भाई जो निदेशक मंडल है, जो निदेशक मंडल है इसके सदस्यों को चुनने का अधिकार, भाई सदस्यों को चुनोगे ना कैसे भी करके, तो सदस्यों को चुनने का अधिकार अब पहले था कि देखो कंपनी में शेयर होल्डर्स होते हैं, हिस्सेदार होते हैं, तो और हिस्सेदार ही कंपनी के बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को चुनते हैं। तो जो हिस्सेदार थे पहले थे कि जिसके पास 500 पाउंड की हिस्सेदारी होगी वो कंपनी के निर्देशकों को चुन सकता था, निदेशकों को। लेकिन बाद में इस एक्ट के बाद क्या किया गया कि जिसके पास 1000 पाउंड शेयर होंगे, 1000 पाउंड शेयर धारक ही सदस्य चुनेंगे। 1000 पाउंड शेयर धारक ही सदस्य चुन सकते हैं। ये तो भाई देखो मैंने फिर बताया कि आप समझिए, यहां समझिएगा, कंपनी को रेगुलेट करना है, कंपनी को नियंत्रित करना। कंपनी कहां की, इंग्लैंड की। तो भाई इंग्लैंड में ही तो उसका हब होगा, काम कहां कर रही है, भारत में है इंग्लैंड की, काम कहां कर रही है, भारत में। तो इंग्लैंड में कंपनी की एक गवर्निंग बॉडी थी जिसका नाम था निदेशक मंडल, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। इसका काम था, इसके 24 सदस्य थे, ये कंपनी को गवर्न करती थी, कंपनी का प्रशासन करती थी।
तो इसका कार्यकाल पहले 1 वर्ष का हुआ करता था, तो रेगुलेटिंग एक्ट के बाद इसका कार्यकाल बढ़ाकर 5 वर्ष का कर दिया गया। पहले इसके 24 सदस्य होते थे, अब इसमें क्या कहा, 24 सदस्यों में से प्रत्येक वर्ष कुछ सदस्य रिटायर होंगे, अवकाश लेंगे, और जो सदस्य होंगे और उस जो सदस्य थे उनको चुनने का जो अधिकार था। पहले जो कंपनी थी उसकी, जिसके पास 500 पाउंड के शेयर होते थे, यानी जो 500 पाउंड का शेयर धारक होता था, हिस्सेदार होता था, वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर यानी निदेशक मंडल के सदस्यों को चुनता था। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बाद क्या किया कि जिसके पास 1000 पाउंड के शेयर होंगे वही यहां पर निदेशकों को चुन सकता था। ये तो वहां भाई इंग्लैंड में उन्होंने काम किया। अब भारत में काम क्या किया? भारत में काम क्या किया? भारत में जो कंपनी थी उसकी तीन प्रेसिडेंसी थी। एक तो था बंबई प्रेसिडेंसी, बंगाल और मद्रास। ये 3 प्रेसिडेंसी थी। इन तीनों प्रेसिडेंसी का काम पहले भाई ये स्वतंत्र थी, ये स्वतंत्र थी, ये अपना स्वतंत्र थी, ये स्वतंत्र थी, और इन तीनों को जो गवर्न करता था उसे हम गवर्नर कहते थे। बंगाल प्रेसिडेंसी गवर्नर, मद्रास प्रेसिडेंसी गवर्नर और बंबई प्रेसिडेंसी गवर्नर। भाई गवर्नर थे अपने अपने। अब जब ये रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने से पहले का था, रेगुलेटिंग एक्ट लागू होने से पहले ये तीनों स्वतंत्र थी। लेकिन बाद में जब रेगुलेटिंग एक्ट लगा तब क्या किया, तब जो बंगाल थी प्रेसिडेंसी, बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया। मतलब ये नियंत्रित होने लगी, ये इसके बंबई और मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दी गई। अब ये स्वतंत्र नहीं रहेंगे और जो बंगाल का गवर्नर था उसे बदल कर गवर्नर जनरल बना दिया गया, और ये पहला गवर्नर जनरल था वैरेन हेस्टिंग। मेरी बात समझ में आ रही है कि भाई भारत में पहले 3 प्रेसिडेंसी थी, बंबई प्रेसिडेंसी, मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी। ये तीनों स्वतंत्र थी, ये तीनों की तीनों प्रेसिडेंसी स्वतंत्र थी। लेकिन रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो बंगाल की जो प्रेसिडेंसी थी उसके अधीन इन दोनों प्रेसिडेंसियों को कर दिया गया। कहीं ना कहीं हम ये कह सकते हैं कि केंद्रीकरण जो होता है, केंद्रीकरण का करने का प्रयास किया, केंद्रीकरण किया। मतलब सब जो पावर्स थी वो पावर किसके अधीन हो गई, बंगाल के। इसी को कहते हैं केंद्रीकरण। तो 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था उसने क्या किया, केंद्रीकरण का प्रयास किया। अब इन तीनों प्रेसिडेंसियों को जो संचालक था, जो गवर्न करता था, वो गवर्नर हुआ करता था पहले अलग अलग। बंगाल का गवर्नर अलग था और स्वतंत्र था, अपने कार्य करता था। बंबई का गवर्नर अलग था, स्वतंत्र था, अपने कार्य करता था। मद्रास का गवर्नर अलग था, स्वतंत्र अपना काम करता था। लेकिन जब भाई तीनों की पोस्ट जो थी वो गवर्नर की थी और तीनों एक साथ बराबर थे, तीनों का अधिकार बराबर थे। लेकिन जब 1773 के एक्ट के बाद क्या किया, जब भाई 2 प्रेसिडेंसियों को एक प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया, तब इस पूरे प्रेसिडेंसी जो बना इसको अधिकार का उसको गवर्न करने के लिए, इस पर शासन चलाने के लिए किसी एक नए पद की आवश्यकता होगी। उस पद का नाम था गवर्नर जनरल। यानी जो बंगाल का गवर्नर था अब वो गवर्नर जनरल बन जाएगा, और जिसे जो पहला गवर्नर जनरल था वो था वैरेन हेस्टिंग। इतनी बात समझ में आई? ठीक। अब कंपनी का जो जिसके लिए बनी थी, ये रेगुलेटिंग एक्ट जिस लिए बना था वो काम आया। इसमें एक चीज और कही, क्या कहा कि भाई देखो, हाँ एक चीज और कि जो गवर्नर जनरल था इसकी एक कार्यकारी परिषद थी।
कार्यकारी परिषद थी जिसमें 4 सदस्य थे। इसी के माध्यम से भैया वो शासन चलाया करता था। लेकिन एक चीज और है कि अगर वोट, ये 4 सदस्य वोट दे, वोट बराबर हो जाए तो गवर्नर जनरल को निर्णायक मत देने का अधिकार था। इतनी बात समझ में आ गई। अब बात ये है कि जो कंपनी थी उसमें भ्रष्टाचार बहुत था, तो इन्होंने क्या किया कि जो कंपनी है उसे जो राजा महाराजा से उपहार लेते थे, जो उपहार लेते थे वो उपहार नहीं लेंगे। तो इसमें कहा कि भाई जो अपने आप व्यापार करते हो, निजी व्यापार, उसे खत्म करो। क्योंकि मैंने बताया ना, भ्रष्टाचार इस चरम सीमा पहुंच चुका था। जो एम्प्लॉय थे वो थे तो कंपनी के, लेकिन यहाँ भारत आके अपना खुद का व्यापार चला रहे थे और उससे जो पैसा मिल रहा था उस पैसे को वो बाहर विदेश भेज रहे थे अपने घरों में। तो भाई निजी व्यापार नहीं करेगा। दूसरा, जो कंपनी के एम्प्लॉय थे वो राजा महाराजाओं से बहुत भारी मात्रा में उपहार लिया करते। मैंने बताया ना कि अभी नवाबों को बनाने का अधिकार था। तो भाई नवाब, जब बैटल ऑफ प्लासी हुआ, उस प्लासी के बाद भाई जाफर को, जो मीर जाफर था, उसे नवाब क्यों बनाया होगा? भाई बदले में कुछ तो लिया ही होगा। तो भाई उपहार लेते थे, इसे तो उपहार लेते थे, बहुत उपहार लेते थे। तो उन्होंने क्या किया कि जो उपहार लेना था उसे भी खत्म कर दिया। उपहार भी आप नहीं ले सकते। अगला जो था कि पहले क्या था कि राजस्व, सैनिक और नागरिक के मामलों में कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना ब्रिटेन की सरकार को नहीं दी जाती थी। लेकिन इस नियम के बाद क्या कहा गया कि आप राजस्व, सैनिक और जो नागरिक है उनसे जुड़ी सूचनाएं आप ब्रिटिश सरकार को देंगे। और आखिरी जो था वो ये था कि इन्होंने सन 1774 में, इसी एक्ट के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे पहले न्यायाधीश हुआ करते थे। इस जो सुप्रीम कोर्ट बनाया है इसके, अब ये जो इसका अधिकार क्षेत्र था वो भारत में स्थित सभी, पूरे ब्रिटिश जो क्षेत्र था उस पर लागू होता था। भारत के में जितने भी कंपनी के एम्प्लॉय काम कर रहे थे उन पे भी लागू होता था। अगर कोई भारतीय चाहता तो इसमें अपने लिए अपील कर सकता था। तो रेगुलेटिंग एक्ट क्यों बनाया? कंपनी पे नियंत्रण के लिए बना। क्या क्या इसके प्रावधान थे? प्रावधान ये थे कि सबसे पहले कंपनी का जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर था उसमें इन्होंने क्या किया कि उसका जो कार्यकाल था वो 5 वर्ष के लिए बढ़ा दिया, उसका कार्यकाल बढ़ाया। उसके बाद इन्होंने क्या किया, कार्यकाल बढ़ाने के बाद इन्होंने क्या किया कि जो निदेशक मंडल होगा यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होगा, उसके सदस्यों को वही व्यक्ति चुन सकता है जिसके पास 1000 पाउंड की हिस्सेदारी होगी, यानी वो इसके पास 1000 पाउंड के शेयर होंगे। और अगला जो था वो इन्होंने क्या किया, भारत में जो बम्बई प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसे बंगाल प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया, और बंगाल का जो गवर्नर था उसे बदल के गवर्नर जनरल कर दिया। वैरेन हेस्टिंग पहला गवर्नर जनरल था जो अपनी कार्यकारी परिषद, जिसके 4 सदस्य थे, उनके माध्यम से इस पूरे क्षेत्र पे शासन चलाता था। अगला जो क्या किया कि इसी एक्ट के तहत सन 1774 में कलकत्ता में एक सुप्रीम कोर्ट का स्थापित की गई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 अन्य न्यायाधीश थे। एलिजा इम्पे इसके पहले न्यायाधीश हुआ, मुख्य न्यायाधीश थे। अगला क्या किया, जो मेन कारण था रेगुलेटिंग एक्ट लागू करने का, कि कंपनी का कोई भी एम्प्लॉय निजी व्यापार नहीं कर सकता और ना ही किसी राजा महाराजा से उपहार ले सकता। ये एक हिस्ट्री का थोड़ा सा बैकग्राउंड बताकर आपका पहला टॉपिक जो स्टार्ट किया गया संवैधानिक विकास का पहला एक्ट 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। अगली क्लास में हम जो बचे हुए एक्ट हैं उन्हें पूरा करते हुए आगे बढ़ेंगे। संवैधानिक विकास, देखिए संवैधानिक विकास क्यों जरूरी है? एक तो इसलिए जरूरी है कि जब आप
संविधान को पढ़ रहे हैं, आप उसके मूल बिंदु को नहीं जानते हैं कि वो क्यों डेवलप हुआ और कैसे कैसे धीरे धीरे यहाँ तक पहुँचा। इस चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है कि आप समझिए, एक कंपनी जो व्यापार करने आती है और व्यापार करने के साथ साथ वो कैसे पॉलिटिकल पावर के रूप में उभरती है और उसे कंट्रोल करने के लिए ब्रिटेन की सरकार कौन कौन से नियम लाते हैं, और बाद में वो पॉलिटिकल जो कंपनी थी वो भारत से समाप्त होकर कैसे वो ब्रिटिश ताज के अधीन जाता है और ब्रिटिश ताज कैसे भारत में शासन करती है और अंत में हमें ब्रिटिश ताज से स्वतंत्रता मिलती है। ये सब डिस्कस हम अगली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।